Hello, guys, back to talking about the journey of my marriage. पार्ट 3 है ये। पहले के पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं शायद। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो सब पहले देख लीजिए, नहीं तो यहाँ का कुछ समझ में नहीं आएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट मी जस्ट कंटिन्यू। पहले के चैप्टर्स में मैंने बताया कि मैं किन से मिली, कैसे मिली, उनके साथ मेरी जर्नी किस तरह से रही है, और शादी की बातचीत होने के बाद कुछ टॉर्चर्स हुए और वहाँ पे मैंने वीडियो ख़त्म की थी। तो वहीं से अभी कंटिन्यू कर रही हूँ दैट उस दिन मैं किसी तरह से वहाँ से निकल के घर गई। मेरी तो पुर्जे पुर्जे हिल चुकी थी। मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि मैं क्या करूँ। अब घर वाले तो ऑब्वियसली सवाल पे सवाल कर रहे थे, कल रात से कहाँ थी, ये वो, फ्रेंड का बहाना बोल के मैं तो चली गई थी। बट मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरे घर वाले देख पा रहे थे दैट आई एम नॉट एक्टिंग वेरी नॉर्मल। तो उन्होंने वो तो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, क्यों ऐसी क्यों लग रही हो तुम, रात भर सोई क्यों नहीं, मतलब देख के ही लग रहा है कि सोई नहीं तुम, क्या हो गया, कहाँ थी तुम, ये वो, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है। मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बट इवेंचुअली मैं अपने दादी के साथ अपनी बातें शेयर की। मैंने उन्हें कहा कि इनके साथ मेरी थोड़ी झड़प हो गई और इनके कुछ चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दैट ये बात बात पे मुझे कहते हैं कि प्रूफ करो। मैं कुछ भी कहती हूँ उन्हें तो ये प्रूफ करने कहते हैं। मैं अगर फ़ोन पे बिज़ी रहती हूँ तो ये कहते हैं कि किसके साथ बात कर रही हो, प्रूफ करो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेजो, प्रूफ करो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं अगर किसी से मिलने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम कहाँ हो। अपना जो भी है बात, कुछ भी बात मैं अगर उनसे कहती हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि मैं प्रूफ करूँ। हर वक्त शक करते हैं, हर वक्त। तो मैंने ये बातें अपनी दादी के साथ कुछ हद तक शेयर की। मैंने सारी बातें नहीं बताई बट मैंने इतना उन्हें कहा। तो दादी ने कहा कि देखो, ये रिश्ता मुझे नहीं लगता आगे जाके अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। अगर किसी रिश्ते में ये सारी चीज़ें आ जाए ना, अगर किसी इंसान का ऐसा हैबिट है कि बात बात पे शक करता है, बात बात पे स्क्रीनशॉट भेजो, बात बात से साबित करो कि तुम कहाँ हो या किसके साथ बात कर रही हो, अगर बिल्कुल ज़रा सा भी भरोसा नहीं है ना, तो कोई रिश्ता आगे तक नहीं चल सकता है। हर रिश्ते का बुनियाद होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसा रिश्ता, क्या रिश्ता। इस तरीके का इंसान कभी नहीं सुधरता। इस तरीके का इंसान और बुरा बन जाएगा, दिन ब दिन और बदतर बनता रहेगा और तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देगा। इस तरह शक करते करते, शक की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो तुम अच्छे से सोचो कि तुम्हें अगर रहना भी है इस इंसान के साथ कि नहीं। दादी ने तो ऐसा मुझे कह दिया, बट फिर ये फाइनल डिसीजन तो मुझे ही लेना है ना। अब ऐसा हुआ कि मैं उनसे थोड़ी दूरियां बनाने शुरू कर दी। मैं उतना फ़ोन पे बात नहीं करना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, ये सिलसिला चलने लग गया। और कहीं ना कहीं करती भी थी तो मेरे अंदर ये डर लगा रहता था दैट मेरे इस चीज़ की वजह से कुछ गलत ना हो जाए। मतलब मैं डर रही थी कि वो सुसाइड ना कर दे। एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड टू प्ले विद दैट कार्ड। ठीक है, वो बौखला गए कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रही हूँ, तो बौखला गए। और इन्होंने एक्चुअली मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा ही चलता रहा तो मैंने तुमको कहा है कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊँगा। मेरा वैसे भी कोई नहीं है इस दुनिया में, तुम ही थी, और मैंने अपने हाथों से सब कुछ ख़राब कर दिया। आई डोंट डिज़र्व टू लिव। मैं मर जाऊँगा, आई सुसाइड। बार बार ये सुसाइड की धमकी दे रहे थे। फिर उस समय एक ऐसा दिन आया कि मेरी सिस्टर की 25th बर्थडे थी, और बिकॉज इट वॉज 25th बर्थडे हम लोग सब बहुत इंतज़ाम करके एक बड़ा सा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किए थे। एंड वी वर ऑल सपोज टू गो आउट। हम सब रेडी होके बाहर गए और उस दिन ये सब सिलसिला हो रहा था कि फ़ोन पे ये मैसेजेस वो मुझे दे रहे थे कि वो सुसाइड करेंगे, नॉट दैट।
मैं उतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही थी अनटिल उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजा, ठीक है। उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजा विद अ स्लैश्ड रिस्ट। उस पिक्चर में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिस्ट का पिक्चर है विच इज़ ब्लीडिंग, ऐसे स्लैश्ड रिस्ट एंड इट्स ब्लीडिंग, बहुत बहुत खून, ठीक है। उन्होंने ऐसा एक पिक्चर मुझे भेज दिया, दैट्स इट। उसके बाद मैं फिर ऑब्वियसली मैं फ़ोन कॉल करूँगी, ऑब्वियसली मैं मैसेज करूँगी, एक भी रिप्लाई नहीं, नॉट अ सिंगल रिप्लाई टू माई कॉल्स और मैसेजेस। मैं पैनिक्ड हो गई। यहाँ मेरी बहन की सेलिब्रेशन चल रही है, बर्थडे की, लोग आ चुके हैं एंड ऑल दैट, वी वर आउटसाइड सेलिब्रेटिंग एंड ऑल, और मेरी ध्यान वहाँ पे थी ही नहीं। मेरी ध्यान अपने फ़ोन में है जहाँ पे मुझे ऐसा एक वाहियात पिक्चर मिला और मैं बौखला गई, मैं पागल हो गई कि अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, क्या हो गया। मैंने अपने मम्मी को बताया। मैं इतनी पैनिक्ड हो गई थी कि मुझे नहीं भी समझ में आ रहा था मैं अकेले कैसे इस चीज़ को डील करूँ। तो मैंने अपने मम्मी को बताया दैट मॉम, उन्होंने ये ऐसा इस तरह पिक्चर भेजा है, आई एम फ्रीकिंग आउट, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो सुसाइड करती है, मुझे अभी जाना है। एंड इट वॉज वेरी लेट, शाम के वक्त था, सेलिब्रेशन चल रही थी एंड ऑल दैट। मेरी मम्मी ने कहा अकेले तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी, इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन कि तुम अकेले जाओगी, जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं और मेरी मम्मी वहाँ सेलिब्रेशन छोड़ के, इतने सारे लोग हैं, सेलिब्रेशन चल रही है, सब कुछ बाहर में जाए, सब कुछ छोड़ के मैं और मेरी मम्मी वहाँ से निकल गए। वहाँ पे लोगों को कुछ भी बहाना बना के हम वहाँ से निकल गए। हम फ़ौरन वहाँ से निकले, किसी तरीके से हम इतना दूर 20 किलोमीटर्स, मुझे मेरे दिल के अंदर चल रहा था कि जब तक हम पहुँचेंगे शायद वो मर ही जाएगा, पता नहीं जाके क्या देखेंगे, पुलिस केस हो जाएगा, क्या वो कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो, इट वाज लाइक अ पैनिक मोड। मैं और मेरी मम्मी इतने देर शाम को वहाँ से निकल के 20 किलोमीटर्स दूर गए और फिर वहाँ जाए, और माइंड यू वो ऐसा एक जगह है जहाँ एक पॉइंट तक गाड़ी जाती है और उसके बाद गाड़ी नहीं जा सकती, उसके बाद पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। एक इतना ही सुनसान एक जगह में वो रहते थे। तो हम लोग गाड़ी छोड़ के फिर जो एक जगह है चलने का, वो जगह एक बहुत नैरो एक जगह है जिसके एक तरफ खाई, एक तरफ एक झील, और वो ज़्यादातर समय वहाँ पे लाइट नहीं होता। जस्ट इमेजिन किस तरह का जगह है, किस तरह वहाँ से चल के जाना होता है। मैं और मेरी मम्मी वहाँ से इतनी सी नैरो एक जगह जहाँ से एक ही आदमी एट अ टाइम जा सकता है, साइड बाय साइड नहीं चल सकते दो इंसान, इतना नैरो, उस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, लाइट ठीक से वहाँ पे है नहीं, जल नहीं रही है। दो लेडीज़ लोग वहाँ से जा रहे हैं इतनी देर रात को। हम लोग जब तक पहुँचे तो रात हो चुकी थी। वहाँ पे चल रहे हैं, दिल के अंदर इतना ज़्यादा डर। फाइनली हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के इनके वहाँ पे जब गए, आई वॉज शॉक्ड दैट ही एंड देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ हिज, दोनों मिलके शराब पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। आई वॉज लाइक व्हाट। मैं और मेरी मम्मी वी वर लाइक क्या देख रहे हैं हम यहाँ। हम लोग पार्टी छोड़ के, इतने सारे गेस्ट छोड़ के, इतने पैनिक मोड में इतने दूर से आए हैं। इतना रात हो चुका है, दो लेडीज़ लोग अकेले आए हैं बिकॉज घर में किसी और को बता भी नहीं सकते हैं ऐसी वाली सिचुएशन। इतना ज़्यादा हमारे दिल के ऊपर से एक स्ट्रेस गुजरा, और यहाँ आके हम क्या देख रहे हैं, दिस मैन इज हैविंग फन विथ हिज फ्रेंड्स। पार्टी चल रही है वहाँ पे। What the hell? What are you doing? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, तो ये पिक्चर क्या भेजा तुमने, और मेरी फोन्स क्यों नहीं उठा रहे थे। यहाँ मैं मर रही हूँ टेंशन के मारे, और वो हंस रहा है, अरे जस्ट जोक, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे मैं तो ऐसे ही कोई तस्वीर भेज दिया था, हाँ फ़ोन नहीं उठा सका, फ़ोन चार्जिंग में था, वहाँ पे था, म्यूज़िक चल रहा है तो सुनाई नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। क्या तुम अपने बहन की बर्थडे में थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। Was like, is he insane?
मैं और मेरी मम्मी उसी वक्त ये रिश्ता तोड़ने की बात की है वहाँ से। वहाँ बैठ के हम दोनों ने उसे कहा, मेरी मम्मी तो चाहती थी उसे एक तमाचा मारने, किसी तरह से हमने कंट्रोल किया। एंड माई मॉम हैड लॉस्ट इट एट दैट टाइम। कोई भी किसी का भी वही हालत होगा। हमने उसे बोला कि आर यू क्रेजी, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हमारे ऊपर क्या बीती? हमें लगा ये तुम्हारा तस्वीर है, तुमने अपना हाथ काटा है, और इतना ज़्यादा फ़ोन किए, मैसेजेस किए, एक का भी जवाब नहीं दिया, इतने घंटे बीत गए, फिर हम यहाँ नहीं आते तो क्या करते? हमारा पोजीशन में रह के खुद सोचो ना। और ऐसे हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को टेंशन में डाल के तुम्हें मज़ा आ रहा है? इस सैडिस्टिक प्लेजर। उस दिन हमें समझ में आया कि इस इंसान के अंदर कितना सैडिस्टिक प्लेजर भरा पड़ा हुआ है। इट वॉज इनसेन। और मेरी मम्मी ने तो कह दिया कि देखो भाई, हमें नहीं लगता ये रिश्ता चलने वाला है, तुम एक काम करो, तुम दोनों दोस्त रहो, ठीक है, पर हम ये रिश्ता नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो बहुत हो गया, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम अपना देख लो, बट हमारी तरफ से ये रिश्ता और आगे नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से टूट चुकी थी ऑब्वियसली, रोते रोते वापस आई। एंड देन ये लड़का उसके बाद से मेरे घर में लगातार एक जिद पकड़ के मेरे घर वालों को मनाने लग गए शादी के लिए। वो बहाने ढूंढते थे मुझसे मिलने के लिए, मैं ना बोल देती थी, वो खुद आके हाजिर हो जाता था मेरे घर पे आ जाता था। हम शरीफ लोग हैं, ऐसे बदतमीज़ नहीं है कि दरवाजे से निकाल दे, तो हम अंदर आने देते थे। वो आते थे, वो घर में नॉर्मली रहते थे, पहले की तरह सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। जिसको जो भी खाने का मन होता था, जो पसंद था, वो पहले से लेकर आते थे कि इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। किसी को पटाने के लिए जो बन पाता था वो करते थे, ठीक है। माफ़ी मांगते थे कि मुझसे गलती हो गई, बचकाने हरकतें कर दिया मैंने, आप पेरेंट्स हो ना, मेरे पेरेंट्स हो, आप मुझे डांटो, आप मुझे मार लो, चलो मम्मी मार लो, कोई बात नहीं, मम्मी हो मार लो मुझे, इस तरह बच्चे को थोड़ी घर से निकालते हैं, इस तरह रिश्ता थोड़ी तोड़ते हैं, मेरा तो कोई नहीं है आपके अलावा, आप भी ऐसे करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। प्लेइंग द इमोशनल कार्ड, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही स्टार्टेड टू डू। फिर हमने बोला कि नहीं यार, ठीक है, ये सब ठीक है, बट रिश्ता नहीं हो सकता है, मतलब शादी नहीं हो सकती। फ्रेंड्स रहो, ठीक है, घर में आना जाना रहेगा, ठीक है, बट रिश्ता ऐसे शादी वादी का इस तरह नहीं होता है। तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, वो हमारे घर में आके रहने लग जाता था, जाता ही नहीं था। जाने को बोलते थे तो ऐसा करता था कि हमें ही बुरा लगता था यार, कि यार ये कैसे करें, हम कैसे बोले इस तरह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम शरीफ लोग हैं, हम बदतमीज़ लोग नहीं है ना। फिर दिन गुजरते गए, गुस्सा ठंडा हो गया, हम सब वैसे भी, फिर उन्होंने मना लिया, हमें मान गए। फिर मैं इनके साथ बाहर जाने लग गई थी वापस से। ये बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, इन्होंने कहा माफ़ी मांगा, इन्होंने कहा कि चलो एक बार गलती हो गई, माफ़ कर दो, सब ठीक है अभी, और बहुत प्यार से रख रहे थे। तो मुझे भी लगने लगा कि चलो ठीक है, फिर सुधर गए हैं, अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्यार तो मैं करती थी वैसे भी, तो मान गई। फिर मुझे अभी भी याद आता है कि हम दोनों साथ में ट्रैवल करते थे, तो ये कितना हंसाता था मुझे, कितना हंसाता था, मतलब हंस हंस के पेट में क्रैम्प्स शुरू हो जाते थे कि यार मैं मर जाऊंगी, अपनी सांस रुक जाती है हंसते हंसते, भी बस कर दो। तो तब मुझे लगने लगा कि यार ये इंसान मुझे रुलाया है, ट्रू, बट फिर यही इंसान मुझे इतना हंसा भी तो रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही तो ज़िंदगी होती है। मैंने यही सोचा कि ये इंसान मुझे जिस तरह हंसा रहा है, ये बात भी तो उतना ही सच है ना, जितनी सच वो सारी कड़वी चीज़ें थी, कड़वाहट के साथ साथ ये मिठास भी तो है। मुझे ये दिखने लग गया कि मैंने सच में ज़िंदगी में इतना हंसा भी तो नहीं किसी के साथ,
जितना ये इंसान मुझे हंसा रहा है, जितना ये अपनापन मेरे घर वालों के साथ ये दिखाता है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, माफ़ कर देते हैं। और फिर ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए और ये शादी की तारीख हमने डिसाइड की कि कुछ ही महीनों में फिर शादी है। एप्लीकेशन हमने डाल दी और रजिस्ट्रेशन वाला शादी हमने अरेंज कर ली। शादी के बस एक दिन पहले, जिस अगले दिन शादी है और जस्ट उसके पहले वाले दिन, जस्ट एक दिन पहले उन्होंने कुछ भी एक टॉपिक उठा के मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। और इतनी बुरी तरीके से झगड़ा करना शुरू कर दिया जैसे वो उस टाइम पे कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि शादी के 2 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, बहुत बदतमीज़ी किया। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं फिर सोचने लगी कि ये शादी होगी भी कि नहीं। और इतने में शादी के जस्ट पहले वाले दिन एकदम सुबह, मतलब तब कुछ सुबह के 5 बज रहे थे, 5 बजे वो मेरे घर आ गए। मतलब इतना सुबह कोई किसी के घर आता है? बेल बजी तो सब लोग तो सो रहे थे, किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना सुबह कौन आ सकता है। सब लोग सो रहे थे, सिर्फ मेरी दादी जग गई बेल की आवाज़ से। और दादी उठ के आई तो उन्होंने देखा ये आए हुए हैं और इन्होंने दादी के साथ बात किया। फिर कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप भी आइए। और सब मेरे कमरे में आए, दादी, मैं और ये। मैं उस वक्त सो रही थी, ये सब आके मुझे जगाए। मैं सुबह नींद से उठ के बौखला गई, हो क्या रहा है? डिस्कशन। इंसान सो रहा है, आधी नींद में है, सुबह के 5 बजे, एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं अपने सेंसेस में होंगी डिस्कशन करने के लिए? क्या है डिस्कशन? कल शादी है, आज तुम क्या डिस्कशन करने आए हो? एंड वॉट एवर इश्यूज दैट ही हैड, ये सब इश्यूज को लेके मेरे पे शक, बेसिकली मेरे पे शक, ये सब इश्यूज को लेके वो अपना बखेड़ा करना शुरू कर दिया। और दादी ने फिर कहा कि चलो फिर एक फैसले में आओ, शादी करनी है नहीं करनी है, कल शादी है, येस और नो में बात ख़त्म करो। इतनी हर रोज़ की झकझक अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? और माइंड यू एक चीज़ समझ लो कि यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कि मेरे फैमिली के सामने मेरी इमेज उतनी अच्छी है नहीं, मेरे फैमिली वाले वैसे भी मेरे सपोर्ट में बात करते ही नहीं हैं, उनके आंखों में मैं वैसे भी खटकती हूँ। इस इंसान ने उस चीज़ का एक फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, मेरे घर वालों के सामने वही सारे बातें करते थे जो बातें मेरे घर वालों को अच्छा लगे सुनने में। मेरे घर वाले खुद मेरे खिलाफ बातें करते हैं ना, तो ये जब मेरे खिलाफ बातें करते थे तो मेरे घर वालों को लगता था कि हाँ ये भी तो हमारी तरह बोलता है, ये भी तो वही बोल रहा है जो हम लोग बोलते हैं, है ना? तो मेरे घर वालों के फेवर में बातें कर रहा था, हालांकि वो सारी बातें गलत कर रहा था, मेरे बारे में गलत बोल रहा था, पर जो गलत मेरे घर वाले बोलते थे वही गलत बोल रहे हैं ताकि मेरे घर वालों का सपोर्ट मिल जाए उसे। और यहाँ मेरे साइड में कोई नहीं है, मैं अकेले खड़ी हूँ। आई एम फाइटिंग माई बैटल्स अलोन एज यूजुअल। इन्होंने कुछ ऐसी बातें रख दी मेरे घर वालों के सामने, उस समय दादी के सामने, दैट उन्हें कुछ कंसर्न्स है मुझे लेके। एंड जैसे होता रहा है ऑल द टाइम, सब लोग ब्लेम मुझे पे डालते हैं। और मेरी दादी ने भी शुरू कर दी, हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तुम देख लो तुम्हें शादी करना है कि नहीं। फिर ही क्रिएटेड अ सिचुएशन कि ये कितने महान है दैट इन सब के बावजूद भी वो मुझसे शादी करेंगे अगर मैं करना चाहती हूँ तो। सिचुएशन कैसे क्रिएट किया कि गलत मैं हूँ, मेरे में ऐब है, पर ये इतने महान है कि ये सारे ऐब को नज़रअंदाज करके मुझे अपनाने के लिए राजी है। अब मेरे ऊपर इस तरह से डाला गया कि द बॉल इज इन माई कोर्ट, आई एम द वन हू हैज़ टू डिसाइड वेदर मैं शादी करूँगी कि नहीं। अब दादी ने मुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि तुम बताओ तुम्हें शादी करनी है भी कि नहीं, येस और नो। जस्ट इमेजिन, नाउ गो बैक टू द रिवाइंड योर memory and go back to the past chapters.
जहाँ मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी के यहाँ तक के संघर्ष, मेरी फैमिली के साथ मेरी बनती नहीं। पहली रिलेशनशिप 7 साल चलने के बाद वो टूट गया। उसके बाद मेरी शादी होते होते शादी वाले दिन वो शादी टूटी, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशनशिप जो रिलीजन की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया। इतने सारे जो 3 रिलेशनशिप्स इतने हैवी रहे हैं मेरे ऊपर, जहाँ जहाँ मैंने अपना दिल लगाया, जहाँ जहाँ मैं सपने देखी रिश्ते बनने के, संसार बनने के, शादी करने के, वहाँ नहीं हुई। दिल टूटते 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 जो बचा कुचा दिल मेरा है, वो भी अगर तुम कहोगे कि तोड़ दो, तो क्या मैं तोड़ पाऊँगी? क्या मैं कर पाऊँगी उस वक्त? जस्ट इमेजिन माई सिचुएशन। यहाँ मैं इस ख़ानदान के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना संसार बनाना चाहती हूँ, मैं निकल जाना चाहती हूँ। तो ऐसे में मैं कैसे ना बोलूँ? कैसे मैं इस रिश्ते से ना बोलूँ? कैसे मैं ये सोच लूँ कि ठीक है, मैं एक और रिश्ता ना कर दूँगी, एक और बार मैं हार्ट ब्रेक से गुजरूँगी, एक और बार मैं अकेले पड़ जाऊँगी, फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, फिर से अकेलापन, फिर से डूइंग ऑल द थिंग्स विच आई नेवर वांट टू डू अगेन। क्या मैं फिर से वो सब करना चाहूँगी? इफ़ आई से दैट नो, उस एक नो की वजह से मेरी ज़िंदगी किस हद तक ख़राब हो सकती है, दैट्स वॉट केम टू माई माइंड एट दैट टाइम। इसलिए यस कहना ना चाहते हुए भी मुझे यस बोलना पड़ा, बिकॉज वो यस अगर मैं नहीं बोलती, अगर मैं नो बोलती, तो नो का जो रिपरकेशन है वो मैं नहीं झेल सकती। मैं नहीं झेल सकती, मैं झेल चुकी हूँ और मैं और नहीं झेल सकती वो रिपरकेशन। इसलिए मुझे नहीं चाहिए वो नो, ठीक है ना। मैं हाँ बोलती कि हाँ मुझे शादी करना है। हालांकि मैं अपने दिल से उस हाँ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मुझे लगा कि कोई भी सिचुएशन इस सिचुएशन से बेहतर है। मैं इस आदमी के साथ भी रह लूँगी, क्योंकि इस आदमी का, मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि इस आदमी का मेन इनसिक्योरिटी है कि मैं इसे छोड़ के किसी और के पास चली जाऊँगी। इस आदमी का और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, तो शादी हो जाने पे तो ये जड़ से उखड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम तो उसी वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए कि उनको लगेगा कि मैं तो इनकी हो गई, मैं तो इनसे शादी कर चुकी हूँ। तो ये कोई बात ही नहीं रहेगी फिर कि मैं इनको छोड़ दिया मैंने किसी और के साथ तो मैं चली गई, ये बात ही फिर नहीं रहेगी। तो इनका जो बेसिक इनसिक्योरिटी है दैट इज़ ओनली बिकॉज हमारी शादी नहीं हो रही है। शादी हो जाएगी तो ये वाला मुद्दा तो रहेगा ही नहीं। इनके साथ मैं दिन रात रहने लग जाऊंगी तो इनको मेरे पे कोई शक होगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, ठीक है, मैं हाँ बोल दूँगी, कम से कम इस घर वालों से तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ से तो मैं निकल जाऊंगी। एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं दूसरे प्रॉब्लम को हाँ बोल दी। दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि आगे आगे क्या और होने वाला है मेरे साथ। फिर शादी के लिए हाँ बोली, अगले दिन शादी हुई। शादी भी कैसे हुई, वो आए शादी के लिए एक नॉर्मल सा पैंट शर्ट पहन के, ठीक है, कोई शादी वाला लुक नहीं था उनका कि हाँ चलो शेरवानी पहनना, कुछ पहनना, यू नो, नॉर्मल एक शैबी शर्ट, एक पैंट पहन के आ गए मुँह उठा के। जो गेस्ट्स आए हुए थे वो भी इनसे ज़्यादा बेहतर दिख रहे थे। मतलब इनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं थी कि चलो मैं अपने शादी में जा रहा हूँ, खुद का शादी है, वो वाली फीलिंग नहीं थी। पूरा जो अरेंजमेंट हुआ था मेरे घर में ही हुआ था, क्योंकि हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही कर रहे थे, कोई तामझाम नहीं, घर वाले ही मौजूद थे, रजिस्ट्रार आया, शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता तो बात हो गई, खाना वाना करके बस। दिस वॉज द प्रोग्राम। पर फिर भी ये मेरी शादी थी एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो कुछ तो बनता है, जितना भी छोटे से करो फिर भी कुछ तो करना होता है, कुछ तो थोड़ा बहुत सज सवर के आओ। मैं तो लहंगा वहंगा पहन के सुंदर से सज के बैठी थी। इवन इफ इट वॉज इन माई हाउस, इवन इफ हम घर वालों के साथ ही थे, फिर भी मेरे सारे घर वाले तो सज धज के बैठे थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ शादी। तो मैं भी इतना सा तो एक्सपेक्ट कर सकती थी उनसे कि वो थोड़ा अच्छे से सज सवर के आएंगे।
थैंकफुली मेरी चाची इनके लिए शेरवानी ख़रीद के लाए, पहले से लाए थे गिफ्ट के पर्पस में देने के लिए। तो जब हमने देखा कि ये कुछ पहन के ऐसे अलग से सज के नहीं आए हैं, तो वही वाला शेरवानी हमने उनको पहनने दिया। थैंकफुली उस वक्त शेरवानी वगैरह सब था, तो उन्होंने उनको पहनाया, नहीं तो वो पहनते भी नहीं। उनको कोई मूड ही नहीं था शादी वाले दिन, जो मेरे लिए कितनी हर्टफुल थी। इतना कुछ करने के बाद तो मेरी शादी हो रही है और वो भी इस तरह। I was really not happy. This is really not the way I wanted it. हालांकि जो भी है, फिर भी ऐसे करके जिस तरह से भी हो शादी हो गई, ठीक है, शादी तो हुई। उसी दिन हम लोग घर से फारिग भी हो गए, मेरी विदाई भी हो गई, हम चले गए। ये मुझे अपने वही वाले घर में ले गए। इतना जो हम बातचीत करे थे कि हम अलग घर लेंगे, वो नहीं हुआ, वो हो नहीं पाया। तो उस घर में ही उठना पड़ा। ऐसा सिचुएशन था कि अभी कुछ दिन यहाँ रहेंगे, बाद में शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरह हम अग्री किए और उस घर में जाए। जाते ही नए नवेली दुल्हन एक रूखी सूखी घर में मेरी गृह प्रवेश हुई। उन्होंने इतना नहीं सोचा कि ये एक फूल भी रखे अपने ब्राइड, न्यूली वेड ब्राइड को देने के लिए, वेलकम करने के लिए। जो इंसान पहले अपने थोड़े से पैसों से भी मेरे लिए इतना कुछ करते थे, पहले तो रोजेस लाते थे, पहले तो गिफ्ट्स लाते थे, कितना कुछ, तो आज शादी के दिन कुछ भी नहीं, घर तक सजा के नहीं रख सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। रूखी सूखी सी घर जैसे हर रोज होता है। एक वो फीलिंग नहीं कि नए नवेली दुल्हन आएगी तो उसकी स्वागत करने के लिए कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट दैट हम लोग जिस घर में रहते थे, उस घर के मकान मालिक ने ऐसे रिचुअल्स करके मुझे अंदर लिया। पर हम लोग जब छत पे अपने कमरे में गए, उस कमरे में तो कुछ सजावट थी नहीं, कुछ नहीं था। उन्होंने नॉर्मली मुझे ऐसे ही अंदर, लोग क्या कहते हैं, उतना भी करते हैं ना कि अपने वाइफ को गोदी में उठा के घर के अंदर लेकर आते हैं, वो तक नहीं, कुछ नहीं। ऐसे दरवाज़ा खोल दिया, मैं अंदर चली आई, हो गया। उन्होंने कहा अब रखो, बैग वैग रखो, फ्रेशन अप हो, मैं आता हूँ। थोड़ा सिगरेट पीने बाहर चले गए। अकेले कमरे में मुँह हाथ धो के क्या करूँ मैं? Is this really how I wanted it? From the very day I got married, from that very day itself, उनका रवैया बदल गया मेरे साथ। मैं सोने के गहनों में लदी हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे घर वाले बोले थे कि तुम सोना वोना उतर के जाओ, मुझे वो चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी भी वो फिल्मी दुनिया में जी रही थी ना, कि मेरे सुहागरात में मेरे पति में एक एक करके गहने उतारेंगे एंड ऑल दैट। स्टूपिड मी, ये सब तो कुछ होना था अभी नहीं। मैं वहाँ बैठी थी लेकर डॉल सज सवर के कि मेरे पति अभी आएंगे, आके विल हैव अ रोमांटिक मोमेंट एंड ऑल। बहुत देर हो गया, वो आया नहीं। मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं वैसे बैठे बैठे थक गई। फिर वो आते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। ओके, मैं लहंगा वहंगा पहन के ऑल डेक्ड अप। उन्होंने कहा ये क्या, तुम अभी तक चेंज नहीं की? मेरे दिमाग में इस तरह की बातें आई ही नहीं। मैं तो चाहती क्या थी कि मेरी सुहागरात प्रॉपर मेरे घूंघट उठाएंगे मेरे पति एंड ऑल दैट। क्या चेंज कर लो इस तरह? ही डिडंट इवन थिंक ऑफ इट लाइक अ रियल मैरिज। उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं था। He got his friends and he like, hey my friends are here, meet my friends and all. और फिर कुछ खाना वाना लाए एंड ही जस्ट ऐसे खाने के पैकेट्स वगैरह लाए और मेरे हाथ में थमा के बोले कि जाओ ना खाना वाना लेकर आओ, मेरे फ्रेंड्स के लिए परोस के दो। मैं नई नवेली दुल्हन, अपना घूंघट तक नहीं उतारी हूँ, मुझे काम करने भेज दिया। मैं वहाँ मेहमान नवाजी करने में लग गई, इतना गहने में लदी हुई, सब कुछ ट्रेज लेके घूम रही हूँ मैं, समोसे पकोड़े दे रही हूँ मैं इनके फ्रेंड्स को।
दिस इज रिडिकुलस। लड़कियों के कुछ अरमान होते हैं यार, कुछ थोड़ा सा भी, यू नो। देन इनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन्होंने ड्रिंक किया, सब मौज मस्ती किए, एंड ही सेड दैट ही वाज टेलिंग हिज फ्रेंड्स कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं सब लोग। इनके फ्रेंड्स में थोड़ा सा अकल है जो इनमें नहीं है। इनके फ्रेंड्स ने बोला तू पागल है, नए नवेली दुल्हन को ले, मतलब अभी तुम दोनों को साथ में गुजारना चाहिए, तुम अपने बीवी के साथ वक्त गुजारो, ना कि हम सब एक साथ ग्रुप में निकले। तुम पागल हो क्या? जाना है इसके साथ जाओ, हम सब क्यों जाए कबाब में हड्डी होने। इतनी सी बात इसके फ्रेंड्स के दिमाग में जो आ सकती है, इसके दिमाग में नहीं। जो इंसान अब तक इतना कुछ पोर्ट्रे करता है, हाँ, पोर्ट्रे करता आ रहा है दैट ही इज लोनली, ही नीड्स अ वाइफ, ही इज सो रोमांटिक, इज दिस एंड दैट, ना प्यार मोहब्बत, कहाँ गया ये सब? इसके फ्रेंड्स निकल गए जल्दी जल्दी में कि अपनी बीवी के साथ वक्त बिता, पर ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी ड्रिंक पे ड्रिंक करके इतना ज़्यादा आउट हो गया, ये सोने चला गया। ही सेड मैं बहुत थका हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लो, अभी तक ये सब क्यों पहने हो? मुझे इतना हर्ट हुआ ना, इतना हर्ट हुआ। आई वाज लाइक आज हमारी सुहागरात होना चाहिए ना, तुमने वैसे भी कमरा वमरा सजाया तो है नहीं, बट एटलीस्ट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर, राइट? आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन उसने क्या बोला। सो हर्टफुल। ही टोल्ड मी, इज देयर समथिंग दैट वी हैवंट डन बिफोर? वैसे तो हमने पहले भी किया है, आज स्पेशल क्या है? अब तो तुम घर में ही हो, होता रहेगा, अभी सोने दो। कैन यू इमेजिन saying that to your newlywed wife on the wedding night? ये सुनने को मिला मुझे अपने वेडिंग नाइट पे। डिसअपॉइंटेड होके, हार्ट ब्रोकन होके, अपने फैसले पे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, रोते हुए, अपने वेडिंग नाइट पे रोते हुए, अपने गहने उतारे, कपड़े चेंज किए, सादा सा नाइटी पहन के सोने लग गई मैं। That's it. That is how my wedding night was. बाकी के दिन कैसे गुजरे, यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि क्या दर्शा रहा था वो मेरी मैरिड लाइफ। अगले दिन का भी वैसा ही था। He was showing no interest in me. उसका मन पूरी तरह से भर चुका था मुझसे। एंड मैं क्या कहती, मैं अपने घर वालों को भी ये बात कैसे कह सकती थी? और कहती भी तो क्या सुनने को मिलता कि ये तेरी गलती है, शादी से पहले सब कुछ दे दी थी ना, अब उसको क्या इंटरेस्ट होगा तुम में? यही तो सुनने को मिलता अगर मैं किसी से कुछ कहती तो, कि मेरी कसूर है। एंड ही नेक्स्ट डे भी ही लेफ्ट, चला गया, घर से निकल गया। मैं घर में अकेली रह रही थी। शादी के 3 दिन बाद ही वॉज गोइंग आउट विथ अनदर गर्ल इन अ मॉल, और वो मुझे घर आने के बाद पता चला उसके मोबाइल में। और उसको वो मोबाइल भी मैंने ख़रीद के दिया था। उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, वो नॉर्मल छोटा सा फ़ोन यूज़ करता था। शादी में मैंने उसको फ़ोन तक ला के दिया। वही फ़ोन में मैं क्या देख रही हूँ, दैट शादी का 3 दिन हुआ है और उस फ़ोन में मेरे साथ उसकी तस्वीरें कम हैं, है ही नहीं। मे बी पिक्चर्स किसके साथ है? एक लड़की के साथ उसके पिक्चर्स है मॉल में घूमते हुए। आई वाज लाइक ये क्या है? दैट्स आई सॉ इट एंड दैट्स व्हेन आई आस्क्ड हिम, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। मैंने उनसे कहा तुम शादी के बस 3 दिन हुए हैं, तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा सकते हो? तुम कौन है ये लड़की, किसके साथ लंच कर रहे हो? मुझे तो बताया भी नहीं। तुम्हें लंच करने जाना था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं यहाँ घर में अकेले खाना खा रही हूँ, तुम
कहाँ जा रहे हो बता के भी नहीं जा रहे हो। और तब से शुरू हुई ये सिलसिला कि वो जहाँ भी जाता था वो बता के नहीं जाता था कि वो कहाँ जा रहा है। मैं पूछती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो तो सीधी मुँह जवाब देता नहीं था, या फिर कुछ ऊट पटांग बोल देता था या झूठ बोलता था। सीधी मुँह कभी सीधा जवाब नहीं देता था कि कहाँ जा रहा है। या बहुत गुस्सा करता था तो बोल देता था कि तुमसे मतलब, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, पीछे मत पड़ा करो, हमेशा कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। ये इस तरह बातें करता था। एंड ही यूज्ड टू लीव द हाउस। कभी समझ में नहीं आता था कि कहाँ जा रहा है। फ़ोन लॉक रखने लग गया ताकि मुझे फ़ोन में भी कुछ ना मिले। फ़ोन हाथ ही नहीं देने देता था। मेरा फ़ोन क्यों छू रहे हो, मेरे फ़ोन में हाथ मत लगाओ। इट वाज जस्ट सो टॉक्सिक। शादी के 2-3 दिन में ही ये चेहरा देखने को मिल गया। एक सुनते आए हैं कि हनीमून पीरियड होता है। कौन हनीमून पीरियड, क्या हनीमून पीरियड, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, यू नो। फिर बात इस बात पे भी आई कि मैंने उन्हें बोला कि हम हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज़ ये वाला डिस्कशन वो पहले हमेशा अवॉइड करते थे। जब भी मैं शादी से पहले ये डिस्कस करती थी कि हनीमून में कहाँ जाएंगे ये वो, ही यूज्ड टू अवॉइड दैट टॉपिक। कुछ ना कुछ करके अवॉइड कर देते थे। तो मैं इस वक्त भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब तो शादी हो चुकी है। तो मैंने पूछा कि अच्छा तो हम हनीमून में नहीं जाएंगे, हनीमून का क्या प्रोग्राम है, कहीं जाएंगे? ये सेड इतना पैसा नहीं है बर्बाद करने के लिए, हनीमून वगैरह का क्या रखा है, जो हो सकता है वो तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? हनीमून इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग फिजिकल, हनीमून हैज सो मच मोर टू इट। यू कैन स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, रोमांस। कम ऑन, हाउ कैन यू से कि जो यहाँ भी हो रहा है वो वहाँ भी होगा, तो फ़र्क क्या है, क्यों जाना, पैसे क्यों खर्च करना? He said that. It was really hurtful. It was so demeaning. कुछ भी कहती थी तो कहते थे कि पैसे नहीं है, या फिर कहते थे कि घर से पैसे लो। शादी में हम लोगों को जितने पैसे मिले थे गिफ्ट्स के तौर पे, या फिर जो भी सामान मिले थे गिफ्ट के तौर पे, वो काफ़ी था 2 जन के लिए। बट वो ऐसे ही सारे पैसे खुद ले लेता था, खुद उड़ाता था, मुझ पे नहीं, दूसरे लड़कियों पे बाहर जाके सामान खरीदता था। तो अपने सामान, हमारे ज़रूरत के सामान नहीं। उतने पैसों में हम इजीली कहीं घूमने जा सकते थे, पर हम नहीं गए। एंड देन ही टोल्ड मी कि उसका जॉब चली गई है। जिस कंपनी में हम लोग मिले थे वो वाला कंपनी उठ गया। वो इतना छोटा सा कंपनी था, बेकार सा कंपनी था, वो कंपनी ही उठ गया। तो उसका नौकरी चली गई। तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि अब जो पैसा है इसमें से घर चलाना पड़ेगा टिल आई फाइंड अनदर जॉब। और फिर उसने बोला तुम देख लो तुम क्या करोगी। आई वाज लाइक, मैं अभी शादी करके आई हूँ, मुझे थोड़ा सेटल होने का भी टाइम चाहिए। मुझे आई अंडरस्टैंड कि पैसों की ज़रूरत है एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड यू वांट मी टू वर्क, बट पहली वाली नौकरी भी आपने ही छुड़वाई थी। एंड नाउ इवन इफ आई वर्क एंड ऑल, मुझे थोड़ा तो वक्त चाहिए ना। नए नवेली दुल्हन मैं अभी आई हूँ, मुझे आई एम नॉट इवन यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल, क्योंकि आई हैव कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली जहाँ पे नौकर चाकर होते थे, जो लोग सारे काम करते थे। हालांकि मुझे काम करना आता है, बट आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग एवरीथिंग एट अ टाइम, राइट। हर रोज़ इतना काम करना मेरा आदत नहीं है। अब अगर सारी चीज़ें इकट्ठा मेरे सर पे डाल दोगे तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कैसे करूँ? घर संभालना थोड़ा वक्त लगता है आदत बनने में, तो उस चीज़ का आदत तो बन जाने दो, फिर मैं नौकरी भी पकड़ सकती हूँ। अब नौकरी भी करना है, घर भी संभालना है, सब कुछ करना है, और जहाँ पे यहाँ पे कुछ मतलब लाइफ इजी करने वाला सिचुएशन है भी नहीं। नौकर चाकर है नहीं, खुद सब कुछ करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन है नहीं, हाथ में धोना पड़ता है। गीज़र है नहीं, गर्म पानी खुद चढ़ा के करना पड़ता है। ऑल द थिंग्स, फैसिलिटीज़ जो इंसान के लाइफ को ईजी करता है वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल। एक कमरे में रहते हैं हम लोग, कोई 1 BHK भी नहीं है, वहीं पे खाट, वहीं पे किचन, वहीं पे बाथरूम, वहीं पे सब कुछ। आई एम नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल। आपने ये नहीं कहा था कि शादी के बाद हम लोग यहाँ रहेंगे,
हमें शादी के बाद दूसरे घर में शिफ्ट होना था ना। पैसे नहीं है, नहीं कर सकता हूँ, क्या करोगी? दिस इज द फ्रस्ट्रेशन दैट यूज्ड टू शो मी। एंड बात बात के ताने मारते थे कि हाँ तुम तो अमीर घर की लड़की हो, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ये वो। एंड कुछ भी बात होता था तो वही टॉपिक, तो जाओ ना, छोड़ के चली जाओ, जाओ किसी अमीर बंदे से शादी कर लो, मुझसे क्यों शादी की? इतना खराब एटीट्यूड, इतना खराब एटीट्यूड। और फिर वही मारना पीटना डेली का बन चुका था। शराब पीते थे, नशा करते थे, मैं कितना कहती थी कि बंद करो, ये सब मत करो, मेरे सामने नहीं करते थे, बाहर से पी के आते थे। इतना नशे में धुत रहते थे कि मेरी बातें उन तक पहुंचती भी नहीं थी, और मारना शुरू कर देते थे। कुछ भी बोलती थी, ऐतराज़ जताती थी, मना करती थी किसी चीज़ के लिए तो मारना शुरू कर देते थे। अब ऐसे हालत में मैं अगर इतना जूझ रही हूँ, इतना ये चीज़ झेल रही हूँ, तो कभी ना कभी शेयर तो करने का मन करेगा ना, किसी से तो बात करने का मन करेगा ना। तो मैं अपने घर वालों को ये बात बताना चाह रही थी कि पैसों की ज़रूरत है, इनकी नौकरी नहीं है एंड ऑल दैट। तो पैसे मेरे घर वाले दे रहे थे, अब ये और मांगना शुरू कर दिए। जितना भी मेरे घर वाले पैसे दे रहे थे, ये और ज़्यादा मांगना शुरू कर देते थे कि इतने में नहीं होगा, और दीजिए और दीजिए। एंड देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच ऑल्सो माई फैमिली कैन गिव। फिर मेरे फैमिली को ये बोलने लग जाते थे कि फिर इन्होंने मुझसे मेरे गहने मांगने शुरू कर दिए कि पैसे नहीं दे सकते तो गहने दे दो, तुम्हारे पास जो गहने आए हैं शादी के वो दे दो। कुछ गहने मैंने दिए घर चलाने के लिए, यहाँ खाने तक का पैसा नहीं है, मैं गहने पहन के क्या करूँगी। कुछ पैसे देने पड़े मुझे, कुछ गहने देने पड़े, और बाकी के वो खुद लिए, खुद अलमारी से उठा के ले गए मुझे बिना बताए। ऐसे सिचुएशंस जब मैं अपने घर वालों को बोलने लग गई तो ये मुझे मारने लग गए कि तुम अपने घर वालों को क्यों बोल रही हो, तो हमारी घर की बातें तुम 4 दीवारों के अंदर रखो, घर वालों को मत बोलो। और फिर मारने लग गए। देखिए, आई अंडरस्टैंड मियाँ बीबी की बातें, एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, एक दूसरे के अलावा किसी और तक नहीं जाना चाहिए, 4 दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए, बट देयर इज़ अ लिमिट टू दैट। अगर चीज़ें हद से बढ़ के हो रही है, अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, तब भी चुप रहना, तब भी मैं अपने घर वालों को ना बोलूँ। मैं कौन सा पड़ोसी को जाके बोल रही हूँ, मैं तो अपने घर वालों को ही बोल रही थी ना। आज मैं यहाँ वीडियो बना के सबको ये कह रही हूँ बिकॉज मैं अपने स्ट्रगल्स शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी समझे कि लाइफ का रियलिटी क्या है, आप लोग भी समझे कि क्या क्या होता है दुनिया में और क्या क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये सिखाने के लिए मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। आई नो आई माइट बी ट्रोल्ड कि घर की बातें तुम यहाँ पे लोगों के सामने कह रही हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आज मेरी घर की बातें बन के सीमित रह जाएगी तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं बाहर जो इनसे सीख सकते हैं, वो नहीं सीख पाएंगे, जो अपनी ज़िंदगी में भी ये गलतियाँ करेंगे। मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना, उस वक्त तो बात मैं दबा के ही रख रही थी, मैं किसी और से शेयर नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने घर वालों तक ही बात रख रही थी। पर उन्हें चाहिए था कि मैं बिल्कुल किसी को ना बताऊँ। और मेरे बॉडीज़ में जो मार्क्स थे वो तो मेरे घर वाले वैसे भी देख सकते थे, वो तो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं, उन्हें तो नज़र आ रहा है। जो मार्क्स है मारने के वो तो दिख रहा है मेरे फैमिली को। तो मेरे फैमिली तो पूछेंगे ना कि ये सारे दाग कहाँ से आए। जितना भी छुपाने की कोशिश कर लूँ मैं, गर्मी के मौसम में फुल स्लीव पहन रही हूँ मैं, हाथ में इतने दाग हैं, पूछेंगे ये यार, घर वाले हैं, कैसे नहीं पूछे। तो ये बातें आ जाती है घर वालों के सामने। जब मैं बातें करती थी ऐसे तो ये आदमी फिर बेशर्मों की तरह खुलेआम फिर मांगने लग जाते थे। अब तो दहेज मांग रहे थे कि इतना पैसा दो नहीं तो लड़की को और मारूंगा और पीटूंगा। ये जितनी टॉर्चर सह रही है इतना काफ़ी नहीं है क्या इसके लिए? मतलब तब बात ऐसे हो चुकी थी कि पैसे दो नहीं तो लड़की मार खाएगी।
मेरे घर वाले करते तो क्या, समझाने की बहुत कोशिश की है कि ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे नशे के वजह से, तुम नशा छोड़ो, कुछ तो पैसे बचेगा। नशा छोड़ोगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा, तुम ये सब ऐसी हरकतें नहीं करोगे, इस तरह बातें नहीं करोगे। किस तरह बातें कर रहे हो तुम? ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए जब मैं घर छोड़ के चली गई। मैं अपने घर वालों के पास वापस चली जाती थी, कुछ वक्त बीतता था, ये ठंडा हो जाते थे, फिर माफ़ी मांगते थे, फिर कुछ होता था, फिर मैं वापस चली जाती थी। और या मेरे घर में भी कौन सा सुकून मिलता था मुझे। घर में आते हुए शुरू हो जाता था ताना, ताने पे ताने मारते थे ये लोग मुझे, घर वाले जीना हराम कर चुके थे। मैं घर में भी कौन सा सुकून से बैठ पा रही थी। फिर मैं वापस चली जाती थी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल। अगर खुद के पैसे होते ना तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, अपने लिए कहीं और जगह देख के चली जा सकती थी। पर बिकॉज मेरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, अपने पैसे नहीं थे ना, तो क्या करती मैं? कभी पति के घर मार खाना, तो कभी यहाँ मायके में मार खाना। यही चलता रहा मेरी ज़िंदगी। मैं घर वालों को कहती थी कि इसे समझाओ, घर वाले 2-3 बातें कहते थे, लेकिन इस तरह कोई स्टेप इन नहीं करना चाहता था कि अथॉरिटेटिवली कुछ बात करना, कि कोई मर्द आके सामने आके कोई अथॉरिटेटिवली बात करे तो ये सुधर जाए। वैसा किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मेरे पापा कभी भी अथॉरिटेटिवली कोई बात इनसे नहीं कहा कि मेरी बेटी के साथ तुम ये नहीं कर सकते। अगर कोई बाप आगे आके ये बोलेगा ना, तो कोई भी दामाद हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन मेरे पापा ने इसको इतना ढील दे चुका था कि इसको कभी लगा ही नहीं कि मेरे पापा आगे से कुछ कहेंगे। मेरी मम्मी ने 2-3 बार कहा, उसके बाद मेरी मम्मी की बात भी इनके ऊपर कोई असर नहीं करता था, कोई असर नहीं करता था। कौन बोलेगा मेरे फेवर में? मैं अपने चाचा के पास जाके रोती थी कि चाचा कुछ तो इन्हें समझाओ, कुछ तो बोलो। मेरे चाचा तो पहले से ही है, ऐसे ही है, कुछ नहीं बोलते, कुछ मेरे फेवर में नहीं कर सकते। हालांकि यही चाचा एक अहम किरदार निभाएंगे लेटर ऑन, आई टेल यू। पर जब इस वक्त ज़रूरत थी, नहीं आए, नहीं बोले कुछ। अगर थोड़ा सा भी पहले ही इनको कोई एक ज़ोर ज़बरदस्ती समझाते ना बात, तो ये सुधर जाते। पर उस वक्त कहने वाला कोई नहीं था। फिर जैसे तैसे दिन इस तरह गुजरते रहे, तो इनके पास नौकरी नहीं थी। कुछ दिनों बाद इन्होंने नौकरी भी पकड़ी, छोटे मोटे कुछ काम। फिर मुझे इनके कुछ सच्चाई पता चली। मैंने इनसे कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, मैं देखती हूँ अपने कुछ सोर्सेज के थ्रू तुम्हें अच्छे वाले कोई नौकरी दिला दूँ। मेरे पापा इनके लिए कुछ अच्छे वाले काम ढूंढे, इंटरव्यूज़ एंड ऑल अरेंज कर दिए। तब जाके पता चला दैट ही इज़ नॉट इवन अ ग्रेजुएट। झूठ बोले थे। ही हैड लाइड टू मी बिफोर मैरिज ही इज़ अ ग्रेजुएट, ही इज़ नॉट इवन अ ग्रेजुएट। तब मेरे घर वालों ने सब मेरे पीछे पड़ गए कि वाई डिडंट यू लेट अस चेक। और मेरे दिमाग में तब क्या बात चल रही थी, दैट रिमेंबर सीके, जिससे मेरी शादी पहले तय हुई थी पर फिर शादी नहीं हुई। सीके के टाइम पे मेरे पापा ने सीके का सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे चेक करने के लिए, और फिर सीके को अपमान किए थे। हालांकि सीके के सारे डॉक्यूमेंट्स सही वाले थे, सही डॉक्यूमेंट्स सीके ने पेश किया, सही डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ था, कोई फर्जी नहीं था। फिर भी शादी नहीं हुई थी। फिर भी मेरे पापा ने सीके को इतना अपमान किया, इतना कुछ बखेरा खरा किया कि मेरी शादी टूट गई, वहाँ शादी नहीं हुई थी। तो इस दफ़ा मैं नहीं चाहती थी कि वापस से ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं तफ्तीश करने नहीं दी थी कि वापस से फिर से पापा वही चेक करेंगे, फिर से वही कलेश करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, अब बंद करो ये तमाशा बंद करो। सब लोग अभी इसी बात को लेके बैठ गए कि तूने तफ्तीश करने नहीं दी, नहीं तो हम तफ्तीश करते। अरे तफ्तीश करने क्यों नहीं दी? क्योंकि पहली बार जो आप लोगों ने तफ्तीश की थी, उसके जो भी उसका रिपरकेशन था मुझे झेलना पड़ा था। मेरी शादी टूट गई थी, all the things that I went through, so I didn't want it again। इसलिए मैंने भरोसा किया इस इंसान पे। और मुझे क्या पता था कि
ऐसे निकलेंगे। फिर क्या, फिर ये इंसान और भी अपने झूठों का खुलासा करने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुझे बाद में पता चला कि इनके ननिहाल के बारे में, कि इनके नाना नानी सब है, जो ये मुझे उनसे मिलवाने ले गए कि चलो ठीक है मेरे घर वालों से मिलो। तो ऐसे घर वाले अभी कहाँ से आ गए, इतने दिन तक तो सुना था कि कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई रिलेटिव से अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुई है, तो चलो उनसे मिलवाते हैं तुम्हें, मेरे नाना नानी है। चलो नाना नानी से हम जाके मिले उनके वहाँ। बहुत गरीब लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, ठीक है उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। ओके, मिले, आ गए। उनका फ़ोन नंबर मुझे मिला, तो थोड़ी बहुत उनसे बातचीत होने लग गई। जिस वक्त ये घर पे नहीं रहते थे, तो मैं थोड़ा बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए उनसे बातचीत करती थी। अब बाकी के सारे खुलासे उनसे हुई, उनसे अभी बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग गई, जो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताया, जो और भी सारे झूठों का खुलासा। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में आप लोग जुड़े रहिए मुझसे। पार्ट 4 में डिस्कस करते हैं बाकी की कहानी।